हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे और इस वीडियो को पढ़कर आपको सिंधु घाटी सभ्यता की एक अच्छी समझ हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपको पिछले वीडियो को पढ़ना होगा, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास का जो सीरीज़ है वो हम लोग क्रमवार लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। और इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। यह सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। भारत में ये सभ्यता सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, विश्व की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत है। इसकी जो नगर विन्यास योजना है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, जिसे दयाराम साहनी ने खोजा था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर ये स्थित है। यहाँ पर अन्नागार मिला है, बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ बनी हैं, बैलगाड़ी मिला है। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वो भी पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसके लरकाना जिले में। यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कांच की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े मिले हैं। सुतकांगेडो, जिसकी खोज स्टीन ने 1929 में की थी, वो पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था ये सुतकांगेडोर। अब चन्हुदड़ो की बात करते हैं, जिसे एनजी मजुमदार ने खोज की थी 1931 में, जो कि सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ पर मनके बनाने की दुकानें मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। आमरी की बात करें, जिसकी खोज एनजी मजुमदार ने की थी, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। 1935 में इसकी खोज की गई थी, जहाँ से हिरन के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन की बात करें तो इसकी खोज घोष ने की थी, वो भी 1953 में। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अग्नि वेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल मिला है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज आर राव वेस्ट ने की थी 1953 में। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्नि वेदिका और शतरंज का खेल, ये सब मिला है यहाँ से। सुरकोतड़ा की बात करें तो इसकी खोज जेपी जोशी ने 1964 में की थी, जो कि गुजरात में है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ, मनके, ये सब मिले हैं। बनावली की बात करें तो इसकी खोज भी आर.एस. वेस्ट ने की थी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। 1974 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से मनके, जौ, हड़प्पापुर और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा की बात करें तो इसकी खोज भी आर.एस. वेस्ट ने की थी 1985 में, जो कि गुजरात में कच्छ रण में स्थित है। यहाँ से जल निकासी प्रबंधन और जल कुंड मिला है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के चरण की तो इसे 3 चरण में विभाजित किया जाता है। पहला, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जो कि 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक है, और ये परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। और तीसरा, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, जो कि 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक जो हड़प्पाई चरण है वो हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। आपको बता दें कि हड़प्पा लिपि जो है, इसे लेखन तो हमें यहाँ से मिला है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि इसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिले, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं गया है। इस चरण की विशेषता की बात करें तो एक केंद्रीय इकाई का होना है और तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण भी इसमें है।
ये एक नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले हमने आपको ताम्रपाषाण की बात की थी जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। यहाँ व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था, खेती का साक्ष्य मिला है। उसमें यहाँ पे मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोट दीजी जो नामक स्थान है जो कि सिंध में है, यहाँ पे परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को ये प्रदर्शित करता है। 2600 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो राखीगढ़ी को माना जाता है। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे कि जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है जो कि दोनों ही अब पाकिस्तान में है, फिर लोथल जो कि भारत में गुजरात राज्य में स्थित है, और आपको हमने बताया कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और ये 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। परंतु जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई वो भी एक ग्रामीण सभ्यता ही थी। अब हम यहाँ का नगरीय योजना और विन्यास के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग होते थे। जो दुर्ग होते थे वो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, और जो नगर होते थे वहाँ पे सामान्य लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसमें सड़कें जो थी वो एक दूसरे पर समकोण पर कटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ पे खेती जो होती थी तो उसमें अनाज का अधिशेष होने लगा, जिसे भंडारण करने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं जो कि यहाँ की प्रमुख विशेषता है। एक यहाँ पे जो ग्रिड प्रणाली में सड़कें मिली हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, वो भी यहाँ की एक विशेषता है। और यहाँ की जो नगरीय योजना प्रणाली है वो यहाँ की सब बहुत अच्छी विशेषता है। यहाँ पे जल निकास प्रणाली भी है, वो भी हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता है। फिर जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि जो समकालीन मिस्र में जो मकान होते थे वो शुष्क ईंटों का उसमें प्रयोग होता था, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का उपयोग हुआ है वो पके हुए ईंटों का उपयोग हुआ है। यहाँ पे जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल में कुएं मिले हैं। कुछ स्थान हैं जैसे लोथल और धौलावीरा में मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित है। कृषि की बात करें तो ये ज़्यादातर नदियों के किनारे स्थित होते थे, जिसमें पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था। यहाँ पे गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थान से बाजरा उत्पादन के भी संकेत मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। ज़्यादातर लोग गेहूँ, जौ ही खाया करते थे, सरसों ये सब, लेकिन चावल बहुत कम ही मिले हैं। यहाँ पर सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ किया गया था। जो कपास की खेती है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पे कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर विशाल अन्नागार मिले हैं जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। मोहर और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं। फिर बैलों से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकतम स्थान थे वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते थे, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। नगरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल जो सोरतुघई है, जो कि आज का अफगानिस्तान में पाया जाता है, वो पंजाब और सिंध में नहीं है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे, लेकिन पशुपालन इसका दूसरा मुख्य व्यवसाय में आएगा, लेकिन फर्स्ट हम लोग कृषि को देंगे। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं,
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी भी माना जाता है कि वहाँ से घोड़े के साक्ष्य, उन लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ठीक है। घोड़े के साक्ष्य मिले हैं थोड़े बहुत, लेकिन वे लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ऐसा आज भी अभी भी ऐसा माना जाता है कि वे लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में भी कुशल थे। बात करें इसकी अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर जो मोहरें मिली हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, वो एक समान लिपि के हैं, एक वजन के हैं। मापन की विधि से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे व्यापार का महत्व था। जो हड़प्पाई लोग थे वो पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु मिलती थी। धातु मुद्रा का यहाँ प्रयोग नहीं होता था, यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन भी मौजूद थी। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कुशल नौवहन भी प्रणाली मौजूद थी सिंधु घाटी सभ्यता में। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। और यहाँ की शैली आपको पता ही है, लिखने की जो शैली थी वो ब्रूस्टोफेदन वहाँ कहा जाता था। भाव चित्रात्मक लिपि थी यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग शिल्प कला की। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्य से वस्तुएं निर्मित की जाती थी। उन्हें इसका अच्छे से पता था कि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा जो बनता है, तो वे लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य की वस्तुएं बनाया करते थे। जो तांबा था वो राजस्थान के खेतरी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन अफ़गानिस्तान से लाया जाता था। तो ये आप याद रखेंगे कि तांबा राजस्थान के खेतरी खान से मिलता था और जो टीन है वो अफ़गानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर लगाए जाते थे। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगीर जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई जो थे वो नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से अच्छी तरह से परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। तो ये लोग को नाव बनाने भी आता था, मनका बनाने की विधि पता थी, मुहरे इन्हें पता था कि मुहर कैसे बनाते हैं। जौहरी वर्ग जो कि सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। अब संस्था की बात करें तो बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविद या शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिन कार्य है। यहाँ पे मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर नहीं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता व्यापारी वर्ग द्वारा शासित होता था। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता को यहाँ पे राजा नहीं होते थे, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को व्यापारी लोग चलाते थे। यहाँ पे शक्ति का केंद्रण की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है कि यहाँ पे कोई शासक वर्ग होता होगा। यहाँ पे हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। ठीक है, तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ पे शासक वर्ग मौजूद था या नहीं था, लेकिन ये चीज़ है कि लगभग हर व्यक्ति को समान दर्जा यहाँ पर प्राप्त था। बात करें हड़प्पा सभ्यता की धर्म की, तो यहाँ पर लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है, जिसमें गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया। सामान्यतः इसे पृथ्वी कहा गया है, जो कि उर्वरता की देवी वे लोग मानते थे पृथ्वी को,
और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गेंडा है और उसके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है और पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। इसे संभवतः पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु इसके पतन के कारण जो है वो अभी भी विवादित है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यहाँ पर आर्यों के आक्रमण के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ सिद्धांत ये कहते हैं कि यह सभ्यता एकदम आक्रमण की वजह से विलुप्त नहीं हुई। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण को प्रकृति जन्य मानते हैं। उनका कहना है कि ये प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है, जैसे कि भूगर्भीय और जलवायु संबंधी भी वो हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिक विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंप की उत्पत्ति हुई और ये सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ पुरातत्वविद जो हैं वो कहते हैं कि एक और प्राकृतिक कारण मानते हैं जो कि वर्षा, कि ये वर्षा प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। कुछ का कहना है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन जो क्षेत्र थे उसमें बाढ़ आ गई, जिससे खाद्य उत्पादन की कमी हो गई। कुछ का कहना है कि इस सभ्यता का जो पतन है वो मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना गया है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो भी कहा गया है वो, लेकिन अभी भी इसमें विवादित है। कुछ कंफर्म इसमें बताया नहीं गया है कि किस कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो चलिए, आज हमने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार और देख लेंगे और जो महत्वपूर्ण स्थल है आप उस पर ध्यान देंगे, उसे याद करेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, हमारी वीडियो पसंद आई है, तो आप इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।